हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज भू राजस्व अधिनियम की धारा 187 से 193 देखेंगे। इसमें हिस्सेदारी आवेदन प्रक्रिया और आपत्तियां और अधिकार क्षेत्र के बारे में देखेंगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में राज्य के भू अधिकारों के नियमन व्यवस्थापन हेतु एक विविध दस्तावेज भूमि के विभाजन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाएं, अधिकार, आपत्तियां, न्यायिक व्यवस्थाएं दी गई है। धारा 187 से 193 हिस्सेदारी यानी संयुक्त भूमि के कानूनी विभाजन से संबंधित है। यह धाराएं बताती है कि हिस्सेदारी के लिए आवेदन कैसे किया जाए, किसके पास किया जाए, यदि संपत्ति एक से अधिक जिलों में हो तो क्या प्रक्रिया होगी, और यदि आपत्तियां है तो उन्हें कैसे सुलझाया जाए। धारा 187 हिस्सेदारी के लिए आवेदन। हिस्सेदारी के लिए किया जाने वाला आवेदन कुछ निर्धारित विवरणों के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही उस संपत्ति का वार्षिक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी संलग्न होनी चाहिए। इसके अलावा जिस भी दस्तावेज के आधार पर हिस्सेदारी का दावा किया जा रहा हो उसे भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ये आवेदन किसी एक स्वामी द्वारा भी किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक स्वामी मिलकर भी कर सकते हैं। यदि जिस हिस्से की हिस्सेदारी मांगी जा रही है वह किसी बंधक के अधीन है तो बंधककर्ता और बंधककारी दोनों के संयुक्त रूप से आवेदन में शामिल होना होगा। यदि वे एक साथ आवेदन नहीं कर रहे तो इनमें से एक को दूसरे के विपक्षी के रूप में शामिल करना होगा, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। राम और श्याम एक खेत में सहस्वामी है, लेकिन श्याम ने अपने हिस्से को बंधक रखा है। अब यदि राम हिस्सेदारी की मांग करता है तो उसे श्याम को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा, फिर श्याम के साथ मिलकर संयुक्त आवेदन करना होगा। धारा 188 आवेदन किसे प्रस्तुत किया जाए। यह धारा बताती है कि हिस्सेदारी के लिए आवेदन उस जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें वह संपत्ति स्थित है। धारा 189 के प्रावधानों को छोड़कर सभी मामले कलेक्टर ही अधिकारी होगा। उदाहरण के लिए यदि जोधपुर जिले में स्थित किसी गांव में संयुक्त भूमि है और उसके विभाजन के लिए आवेदन जयपुर के कलेक्टर को ही किया जाएगा। धारा 189 एक से अधिक जिलों में फैली संपत्ति का विभाजन। जब किसी संपत्ति की सीमा एक से अधिक जिलों में फैली हुई है तो विभाजन कैसे किया जाएगा, इसका निर्धारण इस धारा में किया गया है। यदि ऐसे जिले एक ही संभाग में आते हैं तो संभागीय आयुक्त यह निर्णय लेगा कि इस जिले में विभाजन प्रक्रिया चलेगी, लेकिन यदि वह जिले अलग अलग संभागों में हो तो वह निर्णय राजस्व मंडल द्वारा लिया जाएगा। उदाहरण के लिए कोई संपत्ति बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में फैली हुई है, दोनों जिले एक ही संभाग में है तो संभागीय आयुक्त तय करेगा कि इस जिले में मामला चलेगा। परंतु यदि एक भाग उदयपुर संभाग में दूसरा कोटा संभाग में आता है तो निर्णय राजस्व मंडल द्वारा किया जाएगा। धारा 190 विभिन्न दावों का एकत्रीकरण। यदि एक ही संपत्ति पर कई स्वामियों को अलग अलग हिस्सेदारी के लिए आवेदन किया हो तो सभी दावों को एकत्रित कर एक ही प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा। एक ही निर्णय के माध्यम से उनका निपटारा किया जाएगा। यदि राम, श्याम, घनश्याम तीनों अलग अलग दावे प्रस्तुत करते हैं तो आपने अलग अलग हिस्सेदारी चाहते हैं तो तीनों मामलों में एक को मिला दिया जाएगा और एक ही निर्णय दिया जाएगा जिससे प्रक्रिया तेज और न्याय संगत हो। धारा 191 विभाजन पर रोक लगाने की शक्ति। यह धारा कलेक्टर, खंड अधिकारी या सहायक कलेक्टर को यह अधिकार देती है कि वे किसी हिस्सेदारी आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं और उस पर रोक लगा सकते हैं यदि उन्हें कोई उपयुक्त कारण प्रतीत हो। इसके अलावा किसी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता जिससे कोई हिस्सा इतनी छोटी भूमि में बदल जाए और वह न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल में कम हो जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति को विभाजित करने से एक हिस्सा केवल 5 वर्ग मीटर रह जाता है तो जबकि न्यूनतम सीमा 10 मीटर है तो कलेक्टर ऐसे विभाजन को रोक सकता है। धारा 192 हिस्सेदारी आवेदन की उद्घोषणा। जब कलेक्टर को हिस्सेदारी का आवेदन प्राप्त होता है तो वह आवेदन विधिवत और प्रथम दृष्टया स्वीकार होता है तथा धारा 191 के तहत न तो अस्वीकार किया गया हो न ही स्थगित तो कलेक्टर एक उद्घोषणा जारी करेगा। यह उद्घोषणा उन स्वामियों को बुलावा देती है जिसमें यह आवेदन में भाग नहीं लिया तो उन्हें 3 से 60 दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करनी होती है। उद्घोषणा की एक प्रति प्रत्येक स्वामी को दी जाती है।
उदाहरण के लिए यदि किसी संपत्ति में 10 सहस्वामी और केवल 5 ने ही हिस्सेदारी का आवेदन किया तो शेष 5 को उद्घोषणा के माध्यम से बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगी क्या उन्हें कोई आपत्ति है। धारा 193 स्वामित्व से संबंधित आपत्तियां। यदि किसी सहस्वामी द्वारा निर्धारित दिन तक कोई आपत्ति उठाई जाती है तो स्वामित्व के प्रश्न से संबंधित है और जिससे पहले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया है तो कलेक्टर 3 विकल्पों में से कोई एक अपना सकता है। पहला, यदि प्रश्न पहले से ही न्यायालय द्वारा तय हो चुके हैं तो आवेदन अस्वीकृत कर सकता है। दूसरा, वह किसी पक्ष को 3 माह के भीतर की अवधि हेतु न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश दे सकता है। तीसरा, वह स्वयं उस आपत्ति की योग्यता की संक्षिप्त जांच कर सकता है। यदि कलेक्टर दूसरे विकल्प का चुनाव करता है तो संबंधित पक्ष 3 महीने में वाद दायर नहीं कर सकता तो कलेक्टर उस पक्ष के खिलाफ निर्णय दे सकता है। लेकिन यदि वाद दायर कर दिया गया है तो सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि कलेक्टर आपत्ति की स्वयं जांच करता है तो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार वाद की सुनवाई करनी होगी। जो भी निर्णय इस प्रक्रिया के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा दिए जाएंगे वे सिविल न्यायालय के निर्णय माने जाएंगे और उस पर जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जो भी उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए यदि किसी सहस्वामी का कहना है कि एक अन्य सहस्वामी का नाम रिकॉर्ड में गलत तरीके से दर्ज है और वह मालिक नहीं है तो कलेक्टर उसे सिविल न्यायालय में वाद दायर करने का आदेश दे सकता है या स्वयं उस मुद्दे की जांच कर सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धाराएं 187 से 193 हिस्सेदारी की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट करती है और इन धाराओं का उद्देश्य सहस्वामित्व वाली संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन सुनिश्चित करता है और यह प्रावधान सिर्फ आवेदन और आपत्ति तक सीमित नहीं है बल्कि जटिल कानूनी विवादों की स्थिति में उनके समाधान की प्रक्रिया भी तय करते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि सहस्वामियों के अधिकार सुरक्षित रहे और भूमि के उपयोग में बाधाएं न आए। इससे न केवल भूमि विवादों की संख्या घटती है बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनती है। धन्यवाद।